बिजनेस लो के ना आज। प्रीवियस क्लास में डाउट्स हैं आप सभी को? कुछ पूछना है किसी को? प्रीवियस क्लास में डाउट्स हैं किसी को? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. So wait for a while. Students are joining our class, so please wait for a while. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Today we will do contingent contract. Any doubt in any question? Anyone? डाउट है किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कंसेप्ट में जो ना समझ में आया हो? आई होप सभी को जितने भी पार्ट अभी तक हमने कवर किया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा. काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना. ठीक है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है. काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सबके एक्ट हैं, आते हैं. टाइप्स पूछेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल. आई होप आप सभी को इन सब में डाउट नहीं है. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. आगे आज हमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है. कंटिंजेंट है फिर इसके बाद हमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करना है. कंटिंजेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर 2-3 साल से ये जो टॉपिक है वो इतना नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में. चांसेस हैं कि आ जाए. तो और इसके बाद जब हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके चांसेस रहते ही हैं आने के. तो इट मीन्स कि आज से यानी कि जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो भी क्लासेस होंगी वो काफी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं और इसे आप इन कंसेप्ट को बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना. सो today's topic for our class is contingent contract and what are the rules related to the contingent contract. So we are going to study the different kinds of the rules related to the contingent contract. So first of all we need to understand the meaning of the contingent. Anyone knows the meaning of contingent contract? Anyone knows the meaning of contingent contract? See, as per the definition, according to the section 31 of ICA 1872,
ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, यानी कि उस चीज का करने के लिए, कि जैसे एक सिंपल सा है, देखो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि वो उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि अगर ये इवेंट होगा, मान लीजिए कि अगर ए बाहर जाता है तभी वो, यानी एटीएम से पैसे निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक मैंने सिंपल सा सिचुएशन दी है, ये कोई भी आपका एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक मैंने सिंपल सा दिया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, अगर वो बाहर जाता है, ठीक है, तब वो एटीएम से कैश विड्रॉ करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे एक कंडीशन लगी है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट में है, इसी ए से हमारे पास कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि जब एक परफॉर्मेंस है, जब एक परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है दूसरी परफॉर्मेंस के ऊपर, और जब वो दूसरी परफॉर्मेंस, मान लीजिए कि जो ए है, ठीक है, वो बीमार हो गया, तो यानी कि उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर तो मैंने फिर भी सिचुएशन ले ली 50-50, पर जो हमारे पास जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो फ्यूचर इवेंट क्या है, अनसर्टेन है। प्लीज रिमेंबर दैट फ्यूचर इवेंट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। ठीक है, तो जब वो फ्यूचर इवेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है, तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, कि वो काम होगा या वो काम नहीं होगा, कब, इफ द इवेंट, इवेंट का मतलब है कि जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब आपको उसकी जो मीनिंग है क्लियरली समझ में आया होगा। इफ द इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, कह रहे हैं कि अगर वो जो इवेंट है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के, सच कॉन्ट्रैक्ट से क्या है, कोलैटरल है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डज और डज नॉट हैपन, तो यानी कि ये जो इवेंट है हो सकता है या वो इवेंट नहीं हो सकता है। अगर हम इसे एक सिंपल से स्टेटमेंट में कहें, so the performance of which is dependent upon the happening or non-happening of an uncertain future event। क्लियर, जो परफॉर्मेंस है जिसकी, जिस कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है डिपेंडेंट है, ठीक है, सी से कंटेंजेंट, सी से कोलैटरल, तो आपको ऐसे रिलेट करके इन्हें लर्न करना। सो विच इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, यानी कि जो कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, तो कोलैटरल टू सच इवेंट्स। क्लियर, जैसे एक्स में आप देखिए क्या लिखा है, ए promises to pay 10,000 if B's house is burned। ठीक है, अगर बी का हाउस क्या होगा, जलेगा, तब ए प्रॉमिस करता है 10,000 पे करने के लिए। अगर इसका मतलब इसमें सिचुएशन क्या है, सबसे पहले बी का इवेंट होगा, ठीक है, उसके बाद ए का, यानी कि जो स्टार्ट है ए का जो परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। इट मींस ए की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है बी के ऊपर, तो सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, ओके। बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे थे, हो गए ना ज्वाइन? यस मैम। ठीक है, नाउ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें इसके फीचर्स के बारे में जानना है। फीचर्स क्या हैं? फीचर सिंपल्स हैं, इसकी जो डेफिनेशन आपको समझाई है इसी से ही हमें उनके फीचर्स भी देखेंगे। तो क्या है फीचर्स में, यानी कि सिंपल है,
एक इवेंट है, ठीक है, मस्ट बी अनसर्टेन। कौन सा इवेंट है? बी इवेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसमें ये जो एक सिंपल सा बी इवेंट है ये अनसर्टेन है। ये अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि तो होगा नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। अब है इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि ए का जो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ए का वर्क है वो बी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी बी का काम होगा तब जाके उसका काम होगा। इट मींस उसकी परफॉर्मेंस तभी एग्जिस्ट करेगी। तो ये दोनों तो बहुत सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। सो द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन एंड द इवेंट मस्ट बी कोलेट्रल। And then the third point is its performance depends upon the happening or non-happening in the future of the some event, ठीक है। यानी कि सम इवेंट, कुछ इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर क्या होते हैं? उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड है। इट मींस कि जो वो परफॉर्मेंस है वो इट मींस दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट है। तो ये तो एक सिंपल सा है, आपको बता दिया, क्योंकि हमें इसके जो मीनिंग्स हैं उसी में से ही फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं। मीनिंग में से हम इसके फीचर्स भी निकाल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग अगर हमें रूल्स डिस्कस करने हैं ये कौन है? नेहा शर्मा, मजाक कर रही थी आप। अच्छा नेहा शर्मा, एक बार आप अपनी प्लीज वीडियो ऑन करना। नेहा एक बार आप अपनी प्लीज वीडियो ऑन करना। आगे से प्लीज इस टाइप का कोई भी मजाक नहीं करोगे, ठीक है। जिज्ञासा आप इसको ऐड कर देना, आगे से ध्यान ओके रखना, मैम। ठीक है। अब कौन से हैं कि रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग आर द रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग अगर हम रूल्स देखेंगे तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? यानी कि फ्यूचर इवेंट। और वो फ्यूचर इवेंट कैसा है? फ्यूचर इवेंट है वो कंप्लीटली क्या है? अनसर्टेन है। इट मींस कि वो इवेंट हमारा क्या है? अनसर्टेन। इट इसका मतलब आगे देखिए व्हेन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट हैज पॉसिबल इट बिकम्स एनफोर्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है इसकी हैपनिंग होगी तभी वो काम होगा, एनफोर्स्ड होगा। अगर उसकी हैपनिंग क्या होगी? नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी, क्योंकि हैपनिंग नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट हमने कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया है, और अगर कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो क्या हो जाएगा? वैलिड होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर दिया लेकिन फिर भी क्योंकि वो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिंपल लिखा हुआ है, वहां पे कहीं वर्ड नहीं लिखा होगा कि ये कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा होगा। हमें स्टेटमेंट से, ठीक है, हमें स्टेटमेंट से क्या लग जाएगा? समझ में आ जाएगा कि वो जो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अगर उसकी जो इवेंट की जो हैपनिंग है वो क्या होगी? इम्पॉसिबल होगी। इफ द हैपनिंग ऑफ एन सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल इट बिकम्स वॉइड। तो वो क्या हो गया? वॉइड हो जाएगा। यानी इसमें आपके पास सिंपल सा है, इवेंट का ध्यान रखना है, हैपनिंग होती है तभी वो होगा। आप बाद में ये सोचो कि इस पर्सन ने यानी कि ये वर्क जो था नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी है, सब कुछ है, तो आप यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमारे पास कुछ जो फ्यूचर इवेंट है वो इतने हाईली अनसर्टेन है, उनका होना सर्टेन नहीं है, वो होंगे या फिर नहीं। तो इस केस में वो क्या हो जाएंगे? तो इट बिकम्स वॉइड। ठीक है, तो एंड इफ द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल तो इट बिकम्स वॉइड। एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी। ठीक है, व्हेन बी मैरिज सी। तो अब सिंपल सा है कि यहाँ पे सिंपल लिखा है कि अगर बी मैरी करेगा सी से तो फिर ए बी को कुछ सम ऑफ मनी, कुछ पैसा देगा। तो बट सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। ठीक है ना, पर यानी कि जो सी है, सी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो क्या अब इस केस में यानी कि ये इवेंट हो पाएगा? बताइए। नो मैम। नो नहीं होगा। तो इसका नो मैम मतलब कि ये इवेंट नहीं अकर करेगा, और जब ये इवेंट अकर नहीं करेगा तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी। ठीक है, तो जब ये इवेंट क्या होगा? अकर नहीं करेगा, तब इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? अपने आप ही वॉइड हो जाएगा, इवन कितने ही साइन क्यों ना हुए हो, कितने ही एग्रीमेंट बने हो, यानी कि एक उसका कंप्लीटली स्ट्रक्चर ही फ्रेम क्यों ना हो। आप यहाँ पे कोर्ट में जाओगे तो एक कंप्लीटली क्या होगा? टाइम वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, नाउ द नेक्स्ट, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द नोन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब यहाँ सिंपल सा है, वही लिखा है, when the happening of such event becomes impossible तो it becomes enforced। अच्छा ठीक है, when such event becomes possible it becomes void। ठीक है, अच्छा ये जो स्टेटमेंट है वही सेम स्टेटमेंट है, इसी की जैसी स्टेटमेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट भी है लेकिन उसकी हैपनिंग हो जाती है तो भी वो एनफोर्स्ड है। ठीक है, अगर उसकी हैपनिंग नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी इफ सी डाइज। ठीक है, तो ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी इफ सी डाइज। अब सिंपल सा है, सी मरेगा तभी वो जो ए है यानी कि अपनी बी को यानी कि कार सेल करेगा। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बताइए। अच्छा एक मिनट। अब देखो, अब चेक करो, अब वॉइस आ रही है मेरी? मैम आ रही है वॉइस आप। इट मीन्स कि ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी इफ सी डाइज। ठीक है, अगर सी क्या हो जाएगा? डाई करेगा। इसका मतलब तभी जो ए है एग्री करेगा बी को अपनी कार सेल करने के लिए। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं एनफोर्स करेगा, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज लॉन्ग एज सी इज अलाइव। ये तो एक सिंपल सी सी बात है। इसका मतलब कि जब तक सी अलाइव है तब तक कॉन्ट्रैक्ट वो होगा ही नहीं। ये तो एक ये स्टेटमेंट से अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हैपनिंग के ऊपर हम दो एग्जांपल्स कर ही चुके हैं, वही सेम पॉइंट है। अब मेन चीज है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ टाइम नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में, सभी कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफाइड टाइम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक इसमें स्पेसिफिक टाइम है, वो कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को नल्सिफाइड करके दोबारा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं बच्चे, तो वो आप इसमें
ये वर्ड लिख लीजिए, विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। When such event has happened within the specified time, it can be enforced. और अगर उसी टाइम के अंदर अगर वो इवेंट नहीं हो पाता, अगर वो मान लीजिए वो टाइम एक्सटेंड होने के बाद वो इवेंट होता है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, बताओ? वॉइड होगा या कैसे होगा? मैम इनवैलिड होगा। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइमिंग, इस मीन्स आप उस केस में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, जो वैलिड था आपका, वो इनवैलिड हो जाएगा। आप उसके बदले में जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो। सो व्हेन द सच इवेंट हैज हैपेंड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो it can be enforced, and if the happening of such event becomes impossible within the specified time, तो it becomes void। तो वो क्या हो जाएगा? entirely void हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब एक बार एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि A agrees to pay B a sum of money if B marries C। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A एग्री है पे करने के लिए B को सम ऑफ मनी, अगर B मैरी करेगा C से, C मैरी करेगा किससे? D से। ठीक है, अगर B मैरी करता है C से, C मैरी करेगा D से, तो A एग्रीज टू पे B अ सम ऑफ मनी। द मैरिज ऑफ B टू C, यानी कि B और C की जो मैरिज है मस्ट बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल नाउ। क्यों? क्योंकि अब सिंपल सा है कि अब वो क्या हो गई है? इम्पॉसिबल हो गई है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट बी मे डाई। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर ये इवेंट अगर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? ये इवेंट अगर नहीं करेगा, ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट बी मे डाई एंड दैट सी में आफ्टरवर्ड मैरी बी। तो इसका मतलब क्या? ये मुझे सिंपल से बताइए, क्या ये जो दो इवेंट है, ये दो इवेंट एक साथ अकर करेंगे कि बी सी से, कि पहले सी डी से मैरी करे, फिर उसके बाद बी सी से मैरी करे? इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो बी एग्जिस्ट करेगा या यहाँ पे डी एग्जिस्ट करेगा। और फिर सिंपल सीधी सी है कि यहाँ पे ए ने एग्री किया बी को कि वो जब देगा कि जब बी मैरी करेगा किससे? सी से। इसका मतलब कि जब बी मैरी करेगा सी से, तो इस केस में तो अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि बी डाई करे, बी मरे, तभी उसके बाद सॉरी डी डेथ हो, तभी उसके बाद बी सी से मैरी करे। ठीक है, तभी वो उसको क्या करे? पे करे। तो यहाँ पे इस इवेंट का जो ये सिंपल सा है, क्या है? स्पेसिफाइड टाइम है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो अपने लाइफ टाइम पे उसमें एग्जिस्ट करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सिंपल सा देखिए कि एग्जाम्पल में ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। सिंपल है, ये भी एक टाइमिंग का है, टाइम का एग्जाम्पल है आपके पास। तो ए प्रॉमिस करता है बी को, ए प्रॉमिस करता है बी को कि पे करे। ठीक है, ए प्रोमिसेस टू पे बी a sum of money if certain ship returns within a year। कि अगर साल भर के अंदर विद इन अ ईयर वो जो सर्टेन शिप है वो क्या हो जाएगी? वापस आएगी। ठीक है, अगर सर्टेन शिप जो है वो साल भर के अंदर वापस आएगी, इट मीन्स कि देयर इज अ कंडीशन विद इन अ ईयर, तो स्पेसिफाइड टाइम है, तब वो उसको क्या करेगा? मनी देगा, सम ऑफ मनी उसे पे करेगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट में बी एनफोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। क्लियर? तो जो कॉन्ट्रैक्ट है मे बी एनफोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर एंड बिकम्स वॉइड। इसका मतलब कि अगर विद इन अ ईयर वो आएगी, वापस आएगी, तभी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करेगा। एंड बिकम्स वॉइड इफ द शिप इज बर्न विद इन अ ईयर। मान लीजिए कि जो शिप है वापस नहीं आई, रिटर्न नहीं की, जल गई या जो भी मिस हैपनिंग हो गई विद इन अ ईयर या विद इन ईयर के बाद आई। ठीक है ना, कुछ भी है, विद इन अ ईयर के बाद आई,
तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीटली वॉइड हो गया। अब जब न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरा क्या, आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो उस केस में, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरा क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, सिंपल, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये हमें सब पता है कि मेनली कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में, अब देखो, अगर पॉसिबिलिटी हो, ठीक है ना, अगर सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले की क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं होती, दिक्कत तभी आती है। Contingent contract upon impossible event. Such an agreement cannot be enforced since it is void. ठीक है, कि जो ऐसा एग्रीमेंट है तो वो एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, अगर वो वॉइड हो गया है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वही जो एग्रीमेंट है, अगर एक बार वही एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है अब तो वो एनफोर्स, अब तो वो बिल्कुल भी उसमें जो परफॉर्मेंस है वो नहीं होगी, उसके लिए आपको दूसरा एग्रीमेंट या फिर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करना होगा। क्लियर, वेदर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट वाज नोन टू द पार्टीज और नॉट, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे अच्छा हमें ये पता नहीं था, हमें कि ये जो इवेंट है अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिंपल सी ही कंडीशन है, जहां पे इफ आ जाता है वहां पार्टी ये बोल ही नहीं सकती कि हमें पता था या हमें नहीं पता था। तो वेदर द पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट वाज नोन टू द पार्टीज और नॉट, ठीक है, कि जो इवेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो पार्टी को पता थी या पार्टी को नहीं पता थी, ठीक है। तो ये सिंपल सा ध्यान रखना, वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट वाज नोन टू द पार्टीज और नॉट इज इममटीरियल, इट मींस इट इज कंप्लीटली इममटीरियल, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है इम्पॉसिबल इवेंट से। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, A agrees to pay B 1000 if B will marry A's daughter X and X was dead at the time of the agreement। तो अब है, ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। तो इस केस में ऑलरेडी इफ लगा हुआ है, तो मतलब कि एग्रीमेंट आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड हो गया तो एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं हो सकता। वही सेम पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है, घूम फिर के आ रहे हैं, पॉइंट्स वही हैं। अब ये एक ही इसका फिफ्थ पॉइंट है, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ठीक है। देखो, अगर सबसे ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर उस पर्सन के लिए कॉन्ट्रैक्ट में करें, ठीक है, यहाँ पर एक लिविंग पर्सन के फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, लाइफ और डेथ का। तो व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर एज डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देखिए, इट कैन बी एनफोर्स्ड इफ सच पर्सन डज नॉट एक्ट इन द मैनर। इसका मतलब क्या है कि जैसे सिंपल है, उसकी लिविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका जो कंडक्ट है, उस पर्सन का जो एक्टिविटी है वो कैसी है। अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ही है, लिखी गई है, उसी मैनर से क्या करेगा, एक्ट करेगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप उसकी परफॉर्मेंस के लिए बात कर रहे हैं। अगर वहां पे जैसे ए ने बी से कहा, ठीक है, बी की जो परफॉर्मेंस है, यानी कि यहाँ मैं इफ लगा देती हूँ, तो अगर बी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रही है। तो व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर एज डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी एनफोर्स्ड। एंड इफ सच पर्सन डज नॉट एक्ट इन द मैनर, और अगर ये जो पर्सन है वो उसी मैनर में एक्ट क्या है, नहीं करता, क्योंकि ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें उसके कंडक्ट से पता चलेगा, सिंपल सा है। अगर वो उसी
मैनर में वर्क नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे मैनर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मैनर भी एक ठीक है, एक से अच्छा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर एज डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी एनफोर्स्ड, एंड इफ सच पर्सन डज नॉट एक्ट इन द मैनर एज डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स वॉइड। सिंपल, ठीक है। यहाँ कंडक्ट का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट के लिए डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट इज द डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस। सिंपल है, देखो आप अपना परफॉर्मेंस को किस तरह से कंप्लीट कर देते हो। डिस्चार्ज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल। कौन बताएगा कि यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा तो इसीलिए डिस्चार्ज का अच्छे से समझिएगा का कंसेप्ट। अब है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस मींस डूइंग ऑफ दैट विच इज रिक्वायर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है ना। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि पार्टी वो काम कर रही है जो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है। इसका मतलब कि परफॉर्मेंस तभी होगी, कब होगी कि व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, कि जब पार्टीज है कि वो यानी कॉन्ट्रैक्ट की वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रही हैं। सिंपल सा मतलब है परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस होनी है विद इन दी टाइम, टाइम के अंदर वो क्या कर रही है, अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रही है, एक स्पेसिफाइड मैनर में फुलफिल कर रही है। तो इन सच केस द पार्टीज आर डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या क्या कहते हैं कि पार्टीज डिस्चार्ज हो गई हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने ऑब्लिगेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। इट मींस कि अपने ऑब्लिगेशन है उन्हें क्या कर दिया गया है, फुलफिल किया है। पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया है जो कॉन्ट्रैक्ट में थी, एक विद इन द टाइम में, ठीक है, और एक स्पेसिफाइड मैनर में। सो इन दैट केस पार्टीज आर डिस्चार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। बताओ इसमें क्या समझाया मैंने? बताओ मैंने क्या समझाया? मैम मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, आप एक्सप्लेन करो। मैम इसमें बताया है कि जैसे कोई एक पार्टी है, वो अपने मतलब ऑब्लिगेशंस को विद इन टाइम और विद इन मतलब जो पीरियड दिया हुआ है उसमें अपने काम को पूरा कर लेती है, तो वो जो पार्टी है वो अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाएगी। वेरी गुड। इसका मतलब है कि वो जो पार्टी है उसने अपनी परफॉर्मेंस ढंग से की है। अब है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ इट्स डिस्चार्ज, ठीक है। देखो दो चीज में है, या तो हो कि उसने वास्तव में वो काम किया हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस की हो। सेकंड है कि उसने वो परफॉर्मेंस करने की लिए कोशिश की हो, मतलब एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस ना हुई हो, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उसने क्या किया है, ट्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ इट्स डिस्चार्ज। इट मे बी एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो सकती है, एंड सेकेंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब है एक्चुअल परफॉर्मेंस समझते हैं। आप अपने आप ही बताइए, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या समझती है? टारगेट कंप्लीट किया होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगा ना दोनों काम एक पूरा में होगा। हाँ कि जो परफॉर्मेंस है जो उनकी ऑब्लिगेशंस है उन्होंने एक्चुअल में क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। वही सिंपल सा मीनिंग है इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस का। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इसके बिल्कुल इसके नाम से ही सजेस्ट किया जाता है। क्या सजेस्ट किया जाएगा इसी के नेम से? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस माने एक्चुअली में वो परफॉर्मेंस क्या हुई है और कंप्लीट हुई है। सिंपल ध्यान रखना, when both the parties perform their promises, कि जब दोनों ही पार्टीज अपने प्रोमिस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज, ठीक है। कि when both the parties perform
their promises, the contract is discharged, performance should be complete, परफॉर्मेंस जो है वो पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, तभी हम कहेंगे कि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आई है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर द 15,000 एज सून एज द कार डिलीवर्ड टू बी। ठीक है ना, क्या लिखा, सिंपल सा है कि जैसे ही कार जो है बी को डिलीवर्ड हो जाएगी, ठीक है, तब जो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को कार सेल करेगा 15,000 की। ठीक है, अब सिंपल है, बी पेज द एग्रीड प्राइस, तो बी ने, ठीक है, बी के पास कार आ गई और फिर बी ने क्या कर दिया, प्राइस पे कर दिया, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस क्या थी कि ए ने परफॉर्मेंस किया, ठीक है, अपने अपना जो पार्ट था उसे परफॉर्म किया, अपने जो पार्ट, जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसकी ऑब्लिगेशन थी, उसे पूरा किया। फिर उसके बाद बी ने क्या किया, अपनी ऑब्लिगेशंस को और अपनी परफॉर्मेंस को पूरा किया। इसका मतलब द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका विद इन अ टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो आपका तभी भी खत्म हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा है, अगर एक टाइम पीरियड के अंदर नहीं हुआ तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर 15,000 एज सून एज द कार डिलीवर्ड टू बी एंड बी पेज द एग्रीड प्राइस फॉर इट। ठीक है, और बी ने उसके लिए क्या किया है, एग्रीड प्राइस पे किया है, एंड बी पेज द एग्रीड प्राइस फॉर इट, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बाय परफॉर्मेंस, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, अब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब है attempted performance or tender of performance. In certain situations, the promisor offers performance of his obligation under the contract. देखो मतलब क्या होता है कि देखो अटेम्प्टेड में आप अपने आप ही बताओ, एक्चुअल में क्या था कि उसने विद इन द टाइम अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि परफॉर्मेंस की गई है, पूरी नहीं हुई है। समझ रहे हैं इस लाइन का, इट मींस कि परफॉर्मेंस की गई है, पूरी नहीं हुई है। जब मैं यहाँ पे डिस्चार्ज की बात कर रही हूँ, डिस्चार्ज माने कंप्लीट, ठीक है ना, यानी कि उससे वो क्या हो गई, छुट्टी हो गई है। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस माने जो ऑब्लिगेशन, जो परफॉर्मेंस करनी थी वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अटेम्प्टेड का मतलब है कोशिश तो की गई है, लेकिन वो जो परफॉर्मेंस है कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हुई है। यहाँ देखो इसमें सिंपल से पॉइंट्स हैं कि इन सर्टेन सिचुएशंस promisor offers performance of his obligation, कह रहे in certain situations the promisor offers performance of his obligation under the contract at the proper time and place। यानी कि देखो वो अपने, यानी कि उसको प्रॉपर टाइम और प्लेस पे, कि भाई मैं इस ऑब्लिगेशन को क्या करूंगा, पूरा करूंगा, उसके लिए क्या करता है, प्रॉमिस करता है। ये तो एक सिंपल सा है, वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसको फुलफिल करेगा, पूरा करेगा, बट प्रॉमिस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। यानी कि क्या हो गया पर, यानी कि वो जो परफॉर्मेंस है, इसको आप शॉर्ट में समझो कि इसका मतलब है कि वो जो परफॉर्मेंस है एक्सेप्टेड अब नहीं हुई, या फिर वो जो परफॉर्मेंस है, वो जो ड्यूटी थी वो फुलफिल नहीं की गई। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर तो हाँ की गई, लेकिन बाद में इट मींस कि वो परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुई। अब आप ये कहिए कि कोशिश की गई, कोशिश नहीं की गई, यहाँ पे लिखा है ना कि रिफ्यूज कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम इन्हें
टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं. सो प्लीज अंडरलाइन दिस. अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आप टेंडर और एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस क्या है, उनसे क्या समझते हैं, तो ये क्या है आपकी टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. वेयर अ वैलिड टेंडर इज मेड, जहां पर एक वैलिड टेंडर बनाया जाएगा एंड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिस. ठीक है, जहां पर एक वैलिड टेंडर बनाया जाता है और प्रॉमिस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. प्रॉमिसर को shall not be responsible for non performance. इसका मतलब यानी कि जो प्रॉमिसर है, जिसने वादा किया था, वो अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है. कहने का मतलब है कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, या आपको ऑलरेडी से मालूम है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो उसमें से अगर वो उसको काम को करने में सक्सेस हो गया तो ठीक है, अगर वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, तो उसमें इट मीन्स कि आप उसे क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते हो. तो यहाँ पर इसीलिए हम इसे टेंडर है. ठीक है, टेंडर हम कैंसिल भी कर देते हैं. टेंडर का मतलब, तो इसीलिए इसका नाम है इसमें टेंडर. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पर भी डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो परफॉर्मेंस है वो टेंडर के ऊपर डिफाइन की गई है, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट को इस बेसिस पे डिफाइन किया गया. सो दिस इज कॉल्ड एज टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. वेयर अ वैलिड टेंडर इज मेड, जहां पर एक वैलिड टेंडर बनाया गया था एंड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिस, द promiser shall not be responsible for non performance. और जो promiser है वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ही डज नॉट लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. तो उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, को जो राइट्स हैं उसे उन्हें लूज नहीं किया. इट मीन्स कि वो परफॉर्मेंस है, उसने कोशिश की, ठीक है, नहीं हो पाई, या फिर उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के, तो हम उसे टेंडर है. क्योंकि इस केस में क्या होता है, हो सकता है कि उसको उसी परफॉर्मेंस के दूसरी पार्टी से अच्छे प्राइस मिल रहे हो, तो टेंडर के केस में यही होता है. ठीक है, तो क्योंकि अब आप वो वहां पे नहीं कह सकते कि उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट में गए थे, एग्री किया गया, साइन किया गया, बिकॉज इट्स द टेंडर वर्ड. टेंडर वर्ड का मतलब क्या है कि अगर दूसरी पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया या एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप उसको नॉन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते. जैसे कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट है अपनी डिफरेंट वेबसाइट पे क्या टेंडर के जो भी नेम्स हैं, यानी कि ये वर्क किया जाएगा, तो उन उन सभी को डाल देती है. So where a valid tender is made and is not accepted by the promiser shall not be responsible for non-performance. अब different tenders आते हैं. गवर्नमेंट ने सिंपल कहा कि हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास 4-5 टेंडर आए. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर गवर्नमेंट ने उसमें से सभी को, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, एक को एक्सेप्ट करेंगे, दो को एक्सेप्ट करेंगी. तो वही लिखा है, द प्रोमिसर शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. ही डज नॉट लूज हिज राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने राइट्स को लूज नहीं करेगा, ऐसा नहीं है अगर एक्सेप्टेंस नहीं की गई. ठीक है, एक है कि डिस्चार्ज ऑफ अ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के डिस्चार्ज के बारे में हमने स्टडी किया. इट मींस कि कब कब परफॉर्मेंस कंप्लीट होती है. अब सिंपल है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. आप सिंपल है, एक सिंपल सा जनरल रूल है कि जब आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाएगी, तो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है, तो यहाँ पे है बाय एग्रीमेंट, या आपने परफॉर्मेंस भी फुलफिल नहीं की गई है, दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया है, तो भी आप उसे अपने एक एग्रीमेंट के द्वारा या दोनों पार्टी के म्यूचुअल कंसर्न से आप उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो. ठीक है, एंड कर सकते हो. अगर दोनों पार्टी में मतलब कि कोई भी ब्रीच नहीं है, या फिर दोनों
पार्टी एग्री है, तभी यहाँ पे वर्ड लिखा है म्यूचुअल कंसर्न, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने के दो ही वे हैं, ठीक है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दो तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, या दूसरा क्या है, दोनों की जो दोनों पार्टी हैं वो म्यूचुअल कंसर्न हो, एक पार्टी है वो अपनी बात दूसरी पार्टी को समझा सके और दोनों एक म्यूचुअल कंसर्न पे एग्री हो सके, ठीक है। So discharge of a contract by agreement or by consent और by mutual consent, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना, डिस्चार्ज होना एग्रीमेंट के द्वारा, कंसंट के द्वारा या फिर म्यूचुअल कंसंट के द्वारा। अब तो एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, ठीक है। तो सिंपल सा रूल ही है यहाँ पे, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट और बाय कंसर्न, ठीक है, और बाय द म्यूचुअल कंसर्न। अब इट मींस कि दोनों पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी हो या फिर दोनों पार्टी अब उसे एंड करना चाहती हैं, दो ही केस है। अगर तीसरा केस अराइज होता है कि एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर रही है, ठीक है, तो हो सकता है कि दूसरी पार्टी उसमें क्या कर दे, उसे केस कर दे, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, हम इसे समझेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए पहले हमें इसके डिस्चार्ज के रूल्स हैं, डिस्चार्ज के बारे में ढंग से समझना है कि डिस्चार्ज क्या वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है। Now the general rule of law is a thing may be destroyed in the same manner in which it is constituted. So the general rule of law simple है, ठीक है। आप एक चीज को खत्म करना चाहते हो तो जिस तरह से आपने उसको क्या किया था, स्टार्ट किया था, जिस तरह से उसको उसकी शुरुआत की थी, उसी तरह से आप उसे क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो the general rule of the law is a thing may be destroyed in the same manner, ठीक है, in which it is constituted। तो जिस तरह से, जिस मैनर में हमने उसे क्या किया, कंस्टिट्यूट किया, बनाया, आप उसको उसी सेम मैनर में क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यही सिंपल सा जनरल रूल है। दिस मीन्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी यानी कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, उस ऑब्लिगेशन को हम पूरा कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं उस एग्रीमेंट के द्वारा, जो कि बाय अ एग्रीमेंट विच मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, जो क्या होगा, वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड होगा या वो एग्रीमेंट क्या होगा, इम्प्लाइड। द वेरियस केसेस हैं ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि नंबर वन हमने क्या देखा, नंबर वन हमने देखा कि वही, यानी कि उसे जिस वे से हमने उसे क्रिएट किया था कि हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करके तब वो जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है वो तब डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा सेकंड केस अराइज क्या होता है, सेकंड केस अराइज होता है यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो गया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है। ये प्लीज ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में सेम ही पैटर्न के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से वेरियस वे हैं कि किस वे से हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी इसमें, ठीक है, कोई भी फालतू में कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखी गई है, जितना आपको एग्जाम में लिखना है, पेपर में लिखना है, उतना ही करना है, ठीक है, उतना ही लिखा भी हुआ है। द वेरियस केसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है, वेरियस केसेस दिए गए हैं जो कि हम डील करते हैं विद इन द सेक्शन 62 एंड 63, यानी सेक्शन 62 और 63 के बीच में। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 62 को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम सेक्शन 63, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है सेक्शन 62, सेक्शन 62 का मतलब क्या है कि जो दोनों पार्टीज है वो म्यूचुअली क्या है, एग्री हो गई हैं।
अब है नोवेशन टेक्स प्लेस व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखो मेन क्या चीज है कि अब दोनों पार्टी ये समझती हैं कि ठीक है विद इन दिस टाइम पीरियड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं होगा। दोनों पार्टी चाहती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करें, आगे फर्दर कंटिन्यू करे। तो वो आरटी सिंपल है, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट में या फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है। तो यहीं पे सिंपल लिखा है व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओरिजिनल, अब आप सिंपल ही कहोगे कि बात तो वही है, पार्टी भी वही है, परफॉर्मेंस भी वही है, तो कॉन्ट्रैक्ट को न्यू क्यों किया जा रहा है, ओल्ड को ही हम कंटिन्यू कर देते हैं। क्योंकि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं लिखा है तब आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन टाइमिंग होगी, तभी तो आप उसको क्या कर रहे हो, न्यू कर रहे हो। तो आप उसमें यानी कि ओरिजिनल के बदले न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो, आइदर बिटवीन द सेम पार्टीज, ठीक है, और ठीक है यानी कि या तो सेम पार्टीज के बीच में या अलग पार्टीज, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म हो गया है, ठीक है, वो खत्म हो गया है। दी consideration for the new contract is being mutually discharged by the old contract, ठीक है, कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिस्चार्ज की गई है। So the consideration for the new contract is mutually discharge of the old contract. So novation should take place before the expiry of the time of the performance of the original contract. ये भी ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं कर सकते। पहले आप अगर ये हो कि ये हमें जो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के टाइम से पहले आप इसमें कर सकते हो। सो नोवेशन टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि जब वो आपका एक एग्रीमेंट एंड होने वाला है उसके टाइम से पहले आप कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल है, देखो एग्जांपल में ए ओज बी ₹10,000, so he enters into an agreement with B a mortgage of his A estate for 5,000 in place of debt to, ठीक है, 10,000। तो यानी कि अब सिंपल है कि अगर 10,000 है ड्यू तो ही एंटर्स के जो बी मॉर्गेज ऑफ हिज ए के जो स्टेट थी 5,000 की, किसके बदले में, 10,000 के बदले में। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ड्यू था अमाउंट, फिर सेकंड केस में क्या किया गया, सेकंड केस में यानी कि 10,000 के डेट के बदले दूसरा रखा गया। इट मींस कि फर्स्ट केस में तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, लेकिन अब रखा गया है। हाँ, तो अगर अभी रखा गया है इसमें उसकी प्लेस के बदले में, इट मींस यानी कि बकाया है कितने हैं, 10,000। अगर ए ओज टू बी, ठीक है, यानी कि ए के जो अमाउंट इतनी क्या है, बकाया है या फिर ड्यू है, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि ए का जो अमाउंट है तो कि बी है वो डेटर है, और ठीक है ए कौन हो गया यहाँ पे, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि यहाँ से उससे आने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ए ने पास्ट में पहले बी को पैसे दिए हुए हैं, इसका मतलब कि ए ने पहले बी को पैसे दिए हुए हैं और जो बी है उसको रिटर्न करेगा। ये तो एक सिंपल सी है। नेक्स्ट लाइन में इसके बदले में, ठीक है, एक न्यू स्टेटमेंट आ रही है कि बी है अब वो क्या करेगा, मॉर्गेज करेगा, ठीक है, 10,000 के बदले में। तो ये एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट ने कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, एंड कर दिया। अब नेक्स्ट पे देखते हैं रिसेशन। अच्छा,
सबसे पहले मुझे बताओ डिस्चार्ज का थोड़ा सा अभी तक हमने ये फुल नहीं किया है, हाफ पार्ट में समझ में आया, कौन इसे एक्सप्लेन करेगा डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट को? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम मैम इसमें एक्चुअल में वर्क कंप्लीट होता है, डिस्चार्ज में काम कंप्लीट होता है, दोनों पार्टी एग्री होती है, टारगेट जो होता है वो पूरा हो जाता है। और बताओ। फुल एक्सप्लेन करो इसको, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। और कोई बताएगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मैम बोलो। मैम अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप एंड हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अपने आप कैसे होगा? अपने मतलब आप मैम कैसे होगा? जब परफॉर्मेंस डन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ तब। जब एक्चुअल में वेरी काम गुड, होगा तो यानी कि अपने आप तभी होगा। एक मिनट, वन बाय वन। तो इसका मतलब है कि जब उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब एंड हो जाएगा। और सेकंड केस में कब होगा? जब दोनों लोगों की सहमति होगी कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, तब हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, कि जब जब मैम दोनों के, हो जाएगा दोनों पार्टीज में। हाँ ठीक है, कि जब दोनों का क्या हो जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, एंड करना है। और अब म्यूचुअल एग्रीमेंट का सेक्शन 62 क्या कहता है, कब एंड होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट से? ये बताओ, 62 कौन एक्सप्लेन करेगा? 62 कौन एक्सप्लेन करेगा? लिखा है ना यहाँ पे कि सेक्शन 62 कौन एक्सप्लेन करेगा, जल्दी बताओ। अरे सिंपल सा है ना, कि जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और जब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो मैम 62 सेक्शन लगता है। कि जब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये सिंपल सा है। यहाँ तक सबको समझ में आया? डाउट है किसी को? यस। नो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिसेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पीछे हटना। ठीक है, तो recession of a contract takes place when all or some of the terms of the contract are cancelled। ठीक है, हो सकता है कि रिसेशन में कि जो जो यानी कि टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की, क्या कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं। और ये कब हो सकती हैं कैंसिल, या तो म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, या फिर एक जो पार्टी है अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में क्या हो गई है, फेल हो गई है। और वेयर वन पार्टी फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन, तो जहां पे एक पार्टी है यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो रिसेशन क्या है, सेक्शन 62। तो रिसेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल्ड। ठीक है, इट मीन्स कि पीछे हट रही हैं। आप सिंपल इसका हिंदी में मीनिंग लिख सकते हो, क्या है रिसेशन का, यानी कि पीछे हटना। तो कब होगा, रिसेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन ऑल या फिर सम पार्टी, इट मीन्स कि या तो उसकी परफॉर्मेंस एग्जिस्ट नहीं हो रही है, एक जो पार्टी है वो क्या हो गई है, उसको फेल हो गई है करने में, उसकी जो टर्म्स हैं वो काफी या तो स्ट्रिक्ट टर्म्स हैं। ठीक है, और कोई भी यहाँ पे जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों में बहुत फर्क है। देखो
फर्स्ट वाले में क्या था, नोवेशन में क्या था कि वहां पे आप सेक्शन 62 के अंदर ही एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, क्योंकि न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो, सब कुछ वही है, टर्म्स भी वही है, परफॉर्मेंस भी वही है, पार्टीज भी वही है, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि टाइमिंग के, कि जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड, यानी कि वो खत्म हो जाता है, तो हम उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं। बट लिखा है रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल, यानी कि जैसे कैंसिल हो जाएंगी, कब हो जाएंगे, इट में अकर बाय म्यूचुअल कंसर्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के म्यूचुअल कंसर्ट के द्वारा, ठीक है, तो बाय म्यूचुअल कंसर्ट ऑफ द पार्टीज, और where one party fails in the performance of his obligation, जहां पे जो एक पार्टी है वो अपनी ऑब्लिगेशन की परफॉर्मेंस करने में फेल हो गई है कंप्लीटली, तो अदर पार्टी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी कि दूसरी पार्टी है उसने, देखो यहाँ पे क्या है, फेल हो गई है, लेकिन दूसरी पार्टी ने मतलब कि कंपनसेशन फाइल नहीं किया, दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं जा रही है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है या जो भी है, तो देखो कंपनसेशन के लिए कौन जाता है, कंपनसेशन के लिए तभी जाते हैं कि जब बहुत ज्यादा हार्म होता है, ठीक है, तो कंपनसेशन के लिए तभी जाया जाएगा पार्टीज, और जब वो काफी हार्म लगता है, उनको लगता है कि ठीक है, अगर ये सामने वाले ने अपना ये वर्क कंप्लीट नहीं किया तो हम किसी और से करवा लेंगे, इट मींस इन सच अ केस द अदर पार्टी में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट वापस भेज रही है विदाउट क्लेमिंग कंपनसेशन, ठीक है, फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ का मतलब क्या होता है कि तोड़ना, ठीक है ना, धोखा देना, इट मींस कि उसने जो ये जो परफॉर्मेंस थी, तो यानी कि अपने जो इस कॉन्ट्रैक्ट में के ब्रीच के बदले में उसने कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं किया। In case of the rescission, only the old contract is cancelled. So please underline this. ये आता है कि अगर हमें इसमें से इसके डिस्चार्ज में कि फ्यू पॉइंट्स या फिर हमें रूल्स इसके रिसेशन के भी बताने हैं, तो वही लिखा है इन केस ऑफ रिसेशन, रिसेशन के केस में ओनली द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल, खाली जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल करते हैं, एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एग्जिस्ट इन इट्स प्लेस, और उसके बदले में कोई भी कोई भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी ध्यान रखना, तो नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एग्जिस्ट इन इट्स प्लेस, उसके बदले में कोई भी एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यानी कि बोथ इन नोवेशन और इन रिसेशन कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, इसका मतलब है, देखो नोवेशन में क्या था कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके हमने न्यू में कर दिया, और रिसेशन में क्या था कि हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल कंसर्न, तो ये सिंपल सा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअल कंसर्न के द्वारा क्या हो रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंसर्न बोल दो या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा डिस्चार्ज है हो रहा है, इट मींस यहाँ देखो एग्जांपल, ए एंड बी एंटर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शेल डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी, ठीक है, बाय द 5th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, कि भाई ए ने क्या कहा कि वो सर्टेन गुड्स को इस महीने के 15 तारीख तक उसको क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा, बी ने कहा कि वो अगले महीने की 1 तारीख को क्या कर देगा, पैसे देगा, और मान लीजिए ए ने सप्लाई नहीं किया गुड्स का, तो ठीक है, तो बी का तो कोई लॉस नहीं हुआ, इस केस में नहीं लॉस हुआ, तो बी ने भी कोई भी अमाउंट नहीं पे की, तो जब बी ने भी कोई अमाउंट पे नहीं की तो बी में रिसेंड दी कॉन्ट्रैक्ट, तो बी ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दिया, नीड नॉट पे दी मनी, फिर यानी कि मनी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम सेक्शन 62 में हमने एक तो नोवेशन का पार्ट स्टडी किया, ठीक है, 62 में नोवेशन हमने स्टडी किया, रिसेशन हमने स्टडी किया,
और नेक्स्ट हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन, कि हो सकता है पार्टीज ने जब परफॉर्मेंस की हो तब डिसाइड किया हो कि इनकी जो टर्म्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट टर्म्स हैं, हमें इनकी जो टर्म्स हैं वो क्या करनी है, यानी कि चेंज करनी है, इनकी जो टर्म्स हैं वो आगे हम यानी कि फर्दर कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ऑल्ट्रेशन में क्या है, ऑल्ट्रेशन में है सेक्शन 62। तो ऑल्ट्रेशन मीन्स अ चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये कभी होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक या एक से ज्यादा टर्म्स में क्या करना, चेंज करना, विद म्यूचुअल कंसर्न ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के म्यूचुअल कंसर्न के साथ। तो ऑल्ट्रेशन में है सेक्शन 62 में, तो ऑल्ट्रेशन मींस अ चेंज इन वन और मोर टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की एक या एक से ज्यादा टर्म्स में क्या हो जाना, चेंज होना। अब ये बच्चे मतलब 10 आधे घंटे के लिए क्लास में आते हैं खाली अटेंडेंस के लिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ने म्यूट कर रखा है।
अब देखो अच्छा ये मैंने शायद बंद कर दिया था। अब आ रही मेरी वॉइस? यस हाँ, मैम। यस मैम। यस मैम। बता देते ना, बोल देते, मैं तो बोल ही जा रही थी, कब से आवाज नहीं आ रही थी। मैम मैम बहुत ऑल्ट्रेशन देर हो समझा गई। दो। बहुत देर हो गई। मैम जब से आपने बोला था कि बच्चे ज्वाइन करते हैं लेट करते हैं आधे घंटे के लिए अच्छा वो तभी यहाँ पे हाथ लग गया होगा। अच्छा यस एक मैम। बार, तो ये वाला हो गया था, रिमिशन का हो गया था, रिमिशन से यस मैम। ये मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था या नहीं? नो मैम। मैम मिशन स्टार्ट करना है। नो मैम। अच्छा ये तो हो गया था ना ऑल्ट्रेशन वाला। मैम इसका एग्जाम्पल रह रहा है अभी। अच्छा ऑल्ट्रेशन का एग्जाम्पल रह गया, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे ए एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ, तो ए ने एंटर किया बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कि वो सप्लाई करेगा, ठीक है, 100 बेल्स ऑफ कॉटन उसके गोडाउन नंबर 1 में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को। लेकिन मान लीजिए फिर बाद में दोनों ने चेंज कर दिया, बी ने कहा ठीक है तो कि मुझे खाली 50 की ही डिमांड है, या तो फिर ए ने कहा कि मैं खाली आपको 50 ही सप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ए एंड बी में ऑल्टर द टर्म, तो ए और बी ने क्या किया, अपने म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, पर ऑल्ट्रेशन कब होगा बताओ, दोनों पार्टीज जब एग्री होंगी तभी तो होंगी। इट मीन दोनों पार्टी को कोई भी लॉस नहीं होगा, दोनों पार्टी को कोई भी अर्जेंसी नहीं होगी, दोनों पार्टी को कोई भी इमीडिएट क्या होगी, नीड नहीं होगी, तभी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर द सप्लाई ऑफ 100 बेल्स ऑफ कॉटन, तो बाय द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ ए एंड बी में ऑल्टर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो ए और बी ने म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ, रिमिशन क्या होता है, रिमिशन है सेक्शन 63। रिमिशन में आपके पास सिंपल से मतलब है कि क्या करना, क्षमा कर देना, मतलब कि देखो अब इसमें से कौन कौन से और ऑप्शन बचते हैं। अभी हमने देखा कि अभी हमने स्टडी किया नोवेशन में, क्या स्टडी किया कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को एंड करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्या स्टडी किया बताओ, इसके बाद रिसेशन। हमने क्या स्टडी किया, मैम रीसेशन। रिसेशन मैम। रिसेशन, वेरी गुड, रिसेशन में हमने क्या स्टडी किया उसमें, ओल्ड आर कैंसिल्ड। मैम हाँ तो पीछे हट जाना। पीछे हट जाना, इट मीन्स कि हम म्यूचुअल कंसर्न से आराम से उसको एंड कर सकते हैं। फिर हमने क्या यस स्टडी किया, ऑल्ट्रेशन, ठीक है, फिर हमने ऑल्ट्रेशन में किया यानी कि उसको चेंज करके। अब नेक्स्ट में क्या है कि देखो ये एक रिविजन का ही पार्ट है कि मुझे पता है कि वो जो सामने वाली पार्टी है वो उसने अपने फुलफिलमेंट को निभाया नहीं या फिर कम निभाया, निभाया भी या फिर कम निभाया, ऐसा नहीं है कि फुलफिलमेंट का कंसेप्ट नहीं है लेकिन फुल फुलफिलमेंट नहीं है, ये फोर्थ केस अराइज होता है। तो जब यहाँ पे आपके पास फुलफिलमेंट है वो फुली नहीं है, ठीक है, यानी कि लेसर फुलफिलमेंट है, तो रिमिशन का सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन 63। तो रिमिशन मींस एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड, कि जो प्रॉमिस किया गया था, जो प्रॉमिस मेड है उसका कम फुलफिलमेंट यानी लेसर फुलफिलमेंट। तो remission means acceptance of a lesser fulfillment of the promise made और acceptance of a some lesser than, कि जैसे मान लीजिए उसने कहा था कि वो 1000 टन की सप्लाई करेगा लेकिन उसने 1000 टन की नहीं, उसने 800 टन की सप्लाई की, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, आपको लगा पता कि यानी कि उसने जो 200 टन की जो सप्लाई थी वो उन्हें कर दी
जिन्होंने आपसे ज्यादा उसे पैसे दिए। तो इस केस में यहाँ आप ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं 200 टन कहीं और से अरेंज कर लूं। या हो सकता है कि मान लीजिए पार्टी को कहीं वो 200 टन का और नहीं मिलता है, तो उस केस में तो पार्टी क्या करेगी, कोर्ट के पास जाएगी, केस कर देगी, स्यू कर देगी। लेकिन यहाँ पर फुलफिलमेंट है, लेकिन कम फुलफिलमेंट है, लेसर फुलफिलमेंट है। तो एक्सेप्टेंस है किसकी, लेसर फुलफिलमेंट की। तो रेमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड। और कि मान लीजिए कि इसके दूसरे साइड से कि 10,000 रुपीज बी को पे करने थे, ठीक है, लेकिन बी ने 9,000 पे कर दिए, तो इट्स फाइन कि यानी कि उसने लेसर जो मतलब कि सम था, यानी कि वो उसको जो कॉन्ट्रैक्टेड था उससे उसने कम में उसे एक्सेप्ट कर दिया। या आप ये मान लीजिए कि जो फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं थी, वो कम यानी कि वो इनकम्प्लीट थी। फुलफिलमेंट तो थी, पूरा तो किया, लेकिन जितना जो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड था, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स थी, उसके अकॉर्डिंग पूरा नहीं किया गया। तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा है रिमिशन। और इसका सेक्शन क्या है, रिमिशन का सेक्शन है सेक्शन नंबर 63। तो इन सच केस section 63 of the contract act allows the promise to dispense or remit the performance of the promise by the promiser। तो या तो आप इस केस में क्या कर सकते हो, उनसे टाइमिंग के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है ना, कि आप उन्हें एक्सटेंड करो, क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टी मना नहीं कर रही है। मान लीजिए कि उसने, हाँ, और एक एक्चुअल रीजन भी हो सकता है कि उसके पास खाली 800 ही आए हो, ठीक है, 200 नहीं आए हैं। तो उस केस में आप 800 यहाँ पे जो वो 200 है वो आप उसको टाइमिंग एक्सटेंड कर सकते हो कि मैं ये परफॉर्मेंस बाद में आपकी फुलफिल कर दूंगा। तो रिमिशन का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, मान जाना या फिर क्षमा कर देना, ठीक है ना। ये सोचते हैं कि चलो हमें यानी कि इतना जो कॉन्ट्रैक्टेड में था हमारा इतना में भी काम हो गया, या हमें उससे ज्यादा इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर जहां पर ज्यादा नुकसान होता है वहां पार्टी अपने आप ही खुद ही कहाँ जाती है, कोर्ट में जाती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक बार अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच को बता देती हूँ, फिर हम कल से क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, ये टॉपिक था, ये टॉपिक मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, तो इसीलिए मैंने डिस्चार्ज का पॉइंट लिया, क्योंकि वो ब्रीच आप अपने बुक में देखो लिखा है ना, उसमें सिलेबस में देखो, कंटिजेंट का तो नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो करना था। ठीक है, कल हमें जो भी हमारे पास नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करके इसको एंड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट को। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना ये जो आपको ब्रीच समझा रही हूँ, ये डिस्चार्ज का समझाया है, डिस्चार्ज का पॉइंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट, ये प्लीज इन्हें अच्छे से समझ के अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। और आपके जितनी भी सारी क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे मैं डाल ही रही हूँ। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कौन कौन वीडियो देखता है यूट्यूब पे एक्चुअल में, आप लोग समझ रहे हो? यस मैम, देखते हैं। अभी तो एक एक ही वीडियो देख पाई है। नहीं, मैं तो इसीलिए ना कि आप लोगों के लिए एफर्ट्स के लिए ही मैं डाल रही हूँ, अदरवाइज तो फिर मैं भी ना डालूं। आपको वही 2-3 घंटे में फटाफट से मैं डाल देती हूँ। ठीक है, तो अच्छा है ना, आप लोगों इसको उनको कंसेप्ट वाइज जो ना समझ में आ रहा हो, अगर आपको पीडीएफ से समझ में आ रहा है तो आप उनसे समझो, नहीं समझ में आ रहा तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए एफर्ट्स उन बच्चों के लिए कि जो कि स्टडी करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको लगता हो कि हमने आज ये क्लास नहीं ली है, ठीक है, हमारी ये क्लास मिस हो गई है, तो हम उसमें वहां पर कवर करें। लेकिन बेनिफिट सिर्फ ये होगा कि समझ में आ जाएगा, अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपके पास सेकंड में है
सेकंड में ध्यान रखना कि आपको एक असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट भी आपको प्रिपेयर करनी है। तो असाइनमेंट जो आपको प्रिपेयर करने हैं, एक मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही दूंगी। तो प्लीज आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दूंगी कि आके आप चीटिंग ना करो। अगर मैंने सेम दूंगी क्वेश्चन तो फिर सबके 4 या 5 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, जो मैं सेम दूंगी। तो यही ध्यान रखो कि आपको अच्छे से स्टडी करना है। और मैम असाइनमेंट इसी मंथ मिलेगा? असाइनमेंट हाँ मैं आपको दे दूंगी, इसी मंथ में दे दूंगी, एंड में दे दूंगी, लास्ट में दे दूंगी, आपको इसी मंथ के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीच के बाद, अभी ब्रीच समझा देती हूँ आपको, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट क्लास में क्वाजी, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके हमारे पास हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि हमने 5 क्लासेस मीन्स हमने 10 आवर में, यानी कि हमने 10 घंटे में अपने हमने कवर कर लिया है क्या, हमारे पास ब्रीच, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे हमने कवर कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप अच्छे से वीडियो देखो या बुक में से स्टडी करो, जो मर्जी जैसे भी करके, ठीक है। आप लोगों को टाइम भी दूंगी, ठीक है, टाइम भी दूंगी कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर प्रिपेयर हैं तो फिर आपको नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट दूंगी। तो मैम असाइनमेंट आप पहले जैसे ही दोगे जैसे आपने अकाउंट्स में दिया था कि सब क्वेश्चन अलग अलग दिए थे? हाँ ऐसे ही मिलेगा, असाइनमेंट तो ऐसे ही मिलता है, जैसे मैम डिफरेंट आपने पहले क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन दिए थे उन्हें करके लाने थे हमें। हाँ ऐसे ही मिलेगा, असाइनमेंट है। तो मैम आप दो लोगे या एक ही लोगे असाइनमेंट? वो वो पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तो फिलहाल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बोल दिया है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हूँ सेल्स ऑफ गुड्स या फिर आईटी एक्ट समझाऊं आपको, ठीक है। तो है ही, सिलेबस इजी है, अगर आप एक बार स्टडी करोगे ना अच्छे से तो कोई इतना टिपिकल नहीं है। और कोई डाउट तो नहीं है? नो। असाइनमेंट एक होंगे, दो होंगे, या लूंगी तो फिर 2 ही असाइनमेंट लूंगी, क्योंकि 10-10 मार्क्स के जाएंगे आपके। बाकी टीचर्स ने एक ही लिया था ना आपका असाइनमेंट? यस मैम। मैं एक नहीं, मैं 2 लूंगी। उन्होंने एक में ही वो लेके तो फिर वो उन्होंने बड़ा ले लिया होगा एक, ठीक है। मैं कंप्लीटली फेयर करती हूँ। आप देखोगे ऐसे नहीं लगा कि एक ही है, और उसका एक कंप्लीट आपको टाइम दूंगी, ध्यान रखना। अभी से अटेंडेंस क्यों लिख रहे हो आप? इसने कहा लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि उसमें मैं आपको एक टाइम पीरियड जरूर दूंगी, बिना कि बच्चे होते हैं सोचते हैं कि नहीं हम मैम को कभी भी सबमिट कर देंगे, ऑन द स्पॉट भी मैंने काफी बच्चों के लगाए हैं, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, ये भी ध्यान रखना अच्छे से। टाइमिंग दूंगी और उसी टाइम में आपको क्या करना होगा, सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बताती हूँ। अब है ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एज ए मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अच्छा देखो, ब्रीच का मतलब सिंपल सा है, क्या करना, ब्रेक कर देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे तोड़ते हो, पहले मुझे ये बताओ कि ब्रीच अगर आप करते हो कॉन्ट्रैक्ट की, कैसे करोगे? सो ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एज ए मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यस। कि भाई देखो सिंपल सा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो वो भी तो एक तौर पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। पर यहाँ पे पार्टी क्या कर सकती है, क्षमा नहीं कर रही है आपको पार्टी। जिस पार्टी को नुकसान पहुंचा है उसे अपना पूरा कंपनसेशन लेने का क्या है, अधिकार है, पूरा राइट है।
तो उस पार्टी को अपनी पूरी कंपनसेशन लेने का क्या है, अधिकार है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कि जो प्रोमिसर है, ठीक है, वो अपने यानी कि जिसने वादा किया है कि मैं ये प्रॉमिस को करूंगा, वो अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस और ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्लिगेशंस, और या फिर जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उसे क्या कर दिया है, तोड़ दिया गया है। और ब्रेकिंग ऑफ द ऑब्लिगेशंस विच ए कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेस, जो कॉन्ट्रैक्ट ने इम्पोज की हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ने उसके ऊपर इम्पोज की हैं, उस ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इट occurs when a party to the contract without lawful excuse does not fulfill, इट मीन्स कि देखो ये कब होगा, कि जब वो जो पार्टी है वो यानी कि बिना लॉफुल एक्सक्यूज के, कि यानी कि उस पार्टी ने कुछ भी नहीं बताया, कोई भी, देखो लॉफुल एक्सक्यूज कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एक्ट है, आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए कोई रीजन है। जैसे मान लीजिए कि उसके लिए रीजन है कि गवर्नमेंट ने अभी ऐसे एक लगा दिया कि लॉकडाउन है, ठीक है, तो उस केस में जितने भी लोगों की डीलिंग हुई होगी वो क्या हो गई होगी, पोस्टपोन्ड हो गई होगी, कैंसिल हो गई होगी। तो हमारे पास एक लॉफुल एक्सक्यूज है, हम, है ना, तो अब आप उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। और जब पार्टी के पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कोई भी एक लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, यानी इट अकर्स व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज डज नॉट फुलफिल हिज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि जब यानी कि जो ये पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की लॉफुल एक्सक्यूज के बिना अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता, और हिज बाय ओन एक्ट मेक्स इट इम्पॉसिबल, ठीक है, और अपने खुद के एक्ट के द्वारा वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, दैट ही शुड परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट, ठीक है, कि उसको ही शुड परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर इट। तो इट कन्फर्स अ राइट ऑफ एक्शन, तब उस केस में, ठीक है, तो जिस पार्टी को इंजर्ड पार्टी है, जिस पार्टी को इंजरी हुई है, या जो पार्टी इंजर्ड है, उसे अपने डैमेजेस या उसे अपने एक्शन को, ठीक है ना, के अगेंस्ट उसे कन्फर करने का अधिकार है, वो कोर्ट में जा सकती है। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये टू टाइप्स के हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रीच है, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में बी ऑफ द टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट है एक्चुअल ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्चुअल ब्रीच है। सेकंड है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, या तो मानी जाती है। अब देखो सिंपल है, एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या है कि ड्यू डेट थी करने की लेकिन नहीं की गई। तो एक्चुअल ब्रीच मींस प्रॉमिसर फेलियर टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले प्रॉमिसर ने यानी कि उसको परफॉर्म नहीं किया, यही तो होगा। तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब है कि प्रॉमिसर फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले, ठीक है, कि वो एक्शन नहीं हुआ, वो परफॉर्मेंस नहीं की गई, या फिर वो जो उन्हें करना था प्रॉमिस वो नहीं किया गया। सो व्हेन अ प्रॉमिसर फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द प्रॉमिस अपॉन द ड्यू डेट, ठीक है, फॉर परफॉर्मेंस, कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के लिए ड्यू डेट से अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए वो क्या हो गया, फेल हो गया, या फिर रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, देन इट इज कॉल्ड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब हम उसे एक एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो when a promiser fails or refuses to perform the promise, कि जब प्रॉमिसर ने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, फेल या रिफ्यूज, ठीक है, अपॉन द ड्यू डेट, परफॉर्मेंस की ड्यू डेट, तो तब हम उसे क्या, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
month. ठीक है, तो in such a case, तो promisee is exempted and may rescind the contract. तो देखो इस केस में है कि अब मान लीजिए कि promisee है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, एंड promise can sue the party at fault. ठीक है, और जो प्रोमिसी है यहाँ पे डबल ई लगाइएगा, प्रोमिसी, ठीक है, क्योंकि भाई प्रोमिसर ने अपना फॉल्ट किया है, तोड़ा है, ठीक है, बताया नहीं, डिपेंड करता है, यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। अगर एक पार्टी नहीं मान रही है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, तो प्रोमिसी कैन sue द पार्टी एट फॉल्ट फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए, डैमेजेस के लिए फॉल्ट, ठीक है, तो कैन sue द पार्टी, पार्टी को क्या कर दिया है, स्यू कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें एग्जांपल देखिए, तो पी ए ब्रिटिश सब्जेक्ट वाज एंगेज्ड बाय द कैप्टन ऑफ ए वॉरशिप, ठीक है, वॉरशिप के कैप्टन है, ऑन बाय द जापानीज गवर्नमेंट, ठीक है, टू एक्ट एज अ फायरमैन। तो कि उनको कि ये वो एक वॉरशिप है जो कि जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है, कि टू एक्ट एज ए फायरमैन, कि वो फायरमैन के तौर पे एक्ट करें। Subsequently, when the Japanese government declared war with China, तो अब जब जापानीज गवर्नमेंट ने चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर किया, तो P was informed that performance of contract would bring him under the penalties. तो इसका मतलब क्या था कि अगर वो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो फिर उसको क्या मिलेगी, पेनल्टीज मिलेगी एज अ, ठीक है, फॉरेन एनलिस्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसने सब्सिक्वेंटली शिप छोड़ दी। इसका मतलब इस डर से इसने ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो नहीं किया, तो ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर द वेजेस एग्रीड अपॉन। ठीक है, तो फिर यानी कि जजमेंट यही निकला कि वो एंटाइटल था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अब सिंपल सा है, इसका मतलब कि वो परफॉर्मेंस करता तो भी उसे क्या मिलती, पेनल्टीज मिलती। तो यहाँ पर सिंपल सा है, यानी कि उसने वो परफॉर्मेंस नहीं की, तो पर उसके पास यहाँ पे एक रीजन था, इसीलिए उसने गवर्नमेंट से क्या लिया, वेजेस जो थी वो अपनी रिकवर कराई। अब नेक्स्ट है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मुझे बताओ, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? देखो अब क्या है, देखो एक होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि एंटिसिपेटरी में क्या होता है कि वो पहले से कम्युनिकेट कर देता है, ठीक है, पार्टी को, कि उसकी इंटेंशन, यहाँ पे ना वर्ड इंटेंशन रखना, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आपको इंटेंशन रखना है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट अकर्स व्हेन अ पार्टी टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन, कि जहां पे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज है वो अपनी इंटेंशन को बताती है, इंटेंशन को डिक्लेयर करती है ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। यहाँ क्या है, ऑलरेडी क्या हो गई है, फेलियर हो गया है, कि ड्यू डेट पर मुझे लगा कि ठीक है आज की लास्ट डेट थी, आज ही काम हो जाएगा, आज भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि ना तो मुझे पार्टी ने इन्फॉर्म किया, समझ रहे हो। तो यहाँ एंटिसिपेटरी का मतलब है कि यहाँ ऑलरेडी पार्टी के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, क्लियर। तो वहां पे इट अकर्स व्हेन अ पार्टी टू एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को ना परफॉर्म करने की इंटेंशन डिक्लेयर करती है बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, कि जब परफॉर्मेंस ड्यू है उससे पहले, तो बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। पहले बताओ इन उन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं?
ठीक है, तो इट में टेक प्लेस इन टू वेज। तो ये तो अब उनको बता रही है, वो पहले से ही अपनी इंटेंशन क्लियर कर रही है। तो वो दो तरीके से कर सकती है, या तो वर्ड्स में एक्सप्रेस करके, सिंपल है। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट्स करेगी दूसरी पार्टी को ड्यू डेट से पहले, अंडरलाइन द वर्ड बिफोर द ड्यू डेट। और जो हमने ब्रीच एक्चुअल में पढ़ा है वो ऑन द ड्यू डेट हमें पता चला उसी दिन कि वो कि आज लास्ट डेट थी। ठीक है, तो हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट, कि हमें परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले लगा है पता उसकी इंटेंशन परफॉर्म ना करने की, यानी हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट, कि उसकी परफॉर्म करने की जो यानी कि उसकी ना परफॉर्म करने की जो इंटेंशन थी। तो एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स हियर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट्स टू द अदर पार्टी। यहाँ पे पार्टी है, कम्युनिकेट करता है दूसरी पार्टी को बिफोर द ड्यू डेट हिज इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट, यानी कि उसे परफॉर्म ना करने की इंटेंशन। जैसे एग्जांपल में है, ठीक है, डी एंगेज्ड एच ऑन 12th अप्रैल, ठीक है, टू एंटर इनटू हिज सर्विस एज कोरियर, कि डी ने, ठीक है, एंगेज्ड है हुआ एच के साथ, एंड टू कंपनी है। मैम मैम जो हमने पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था उसमें ये था ना कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाद में पूरा नहीं हुआ है, और जो अब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं इसमें ये बता रहा है कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है वो पहले से ही हमें पता चल गया है मतलब। हाँ वही तो है, सेम चीज है। यहाँ देखो एक्चुअल ब्रीच है, वो एक्चुअल ब्रीच है। वो हम देखो यहाँ पे उसने पार्टी को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया, लिखा है या तो उसने परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, फेल हो गया, कब हुआ, अपॉन द ड्यू डेट, बिफोर तो वर्ड नहीं है ना, यस मैम, नहीं है। तो यहाँ पे ऑन ड्यू डेट है और यहाँ ओके मैम, तो बिफोर मतलब है। डिफरेंस इसमें यही है। डिफरेंस यही है, वहां पार्टी वेट करती रहती है, पार्टी को बाद में लगा पता, यहाँ पार्टी को ओ, पहले ही पता चल गया कि डिफॉल्ट हो सकती ओके है, कि मैम। उसकी इंटेंशन है। ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट वॉज टू कमेंस ऑन 1 जून, की जो एम्प्लॉयमेंट थी वो कब, वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो 1 जून को होनी थी। 11 मई को डी ने रॉट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, टू एच टेलिंग हिम दी सर्विसेज वुड नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। अब ये तो सिंपल है ना कि भाई एम्प्लॉयमेंट 1 जून को स्टार्ट होनी थी, लेकिन 11 मई को डी ने लिखा कि अब कोई भी सर्विस की जरूरत नहीं है। तो एच ने, अब भाई एच को एंगेज किया था डी ने लेटर लिखा, ठीक है, कि उसको कॉरियर की सर्विस के लिए। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक एम्प्लॉयमेंट के केस में तो होता ही है, तो एच इमीडिएटली ब्रॉट एन एक्शन। ठीक है, अगर उसने पहले भी उसे बता दिया फिर भी उस केस में हुआ तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही, तो इमीडिएटली ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस, डैमेजेस के लिए क्या एक्शन रखा। ऑल्दो टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैड नॉट अराइव्ड, लेकिन बेशक टाइम नहीं हुआ हो, क्योंकि उसने उसकी इंटेंशन तो पहले से ही बता दी। ठीक है, ये है तो जजमेंट है, ही वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो, यस वो ऐसा कर सकता है, वो कोर्ट के पास जा सकता है अपने डैमेजेस को क्लेम करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्या है, देखो फर्स्ट क्या था, उसने उसे बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया बाय वर्ड्स, ठीक है, बिफोर द ड्यू डेट। अब नेक्स्ट है, उसने उसे बताया नहीं है, ठीक है, तो उसे हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट, यानी कि पार्टी के बिहेवियर के द्वारा, पार्टी के कंडक्ट के द्वारा वो इम्प्लाइड है। हियर पार्टी बाय हिज ओन वॉलंटरी एक्ट डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अपने खुद के एक्ट, देखो एक्ट के द्वारा, कि ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कि उसने अपने खुद के कंडक्ट के द्वारा
कुछ ऐसा एक्शन किया कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ उसने इन्फॉर्म नहीं किया, बताया नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन जो सामने वाली पार्टी को ड्यू डेट से पहले कैसे मिली, उसके एक्शन के द्वारा। एग्जाम्पल, एक्स पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल अ पर्टिकुलर हॉर्स टू अनदर, ठीक है, दूसरे को 1 जून को। तो लेकिन अब सिंपल है, तो लेकिन उसने ड्यू डेट से पहले ही वो हॉर्स दूसरे को बेच दिया, उसने कुछ इन्फॉर्म भी नहीं किया, बताया भी नहीं, और उसके एक्शन से हमें लग गया कि उसने वो हॉर्स किसी और को दे दिया, इसका मतलब तो हमें तो अब वो मिलेगा नहीं। तो ये कंडक्ट के द्वारा क्या है, इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस नहीं किया गया। अब ध्यान दें कि जो राइट होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच में, ठीक है, तो देखो राइट है, सिंपल है, अगर उसके पास लीगल एक्शन तो ले सकता है। तो प्रॉमिस इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम परफॉर्मेंस, तो ही मे चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शन। ही कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट, देखो या तो वो उसको मतलब कि छोड़ सकता है कि ठीक है कोई नहीं, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। और ये कब होता है, डिस्चार्ज का पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तब होता है, डिस्चार्ज हो गया है कि जब पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, जब पार्टी को लगता है कि मुझे उतना ज्यादा नुकसान नहीं है। या तो ही कैन इमीडिएटली टेक अ लीगल एक्शन, या तो उसके पास है कि मतलब सिंपल है, ए ऑप्शन है कि छोड़ देना, मतलब छोड़ देने का मतलब क्या है कि उसने समझ लिया अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, वो क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, कि अब वो जो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। सेकेंड एक्शन क्या था, तो ही कैन इमीडिएटली टेक अ लीगल एक्शन फॉर ब्रीच, कि वो इमीडिएटली ब्रीच के लिए लीगल एक्शन ले सकेगा, और वेट टिल द टाइम द एक्ट वाज टू बी डन, ठीक है, और वेट करेगा कि देखते हैं क्या वो एक्ट करेगा या नहीं, तो उसके पास एक लीगल एक्शन का है, और या फिर वो उसे छोड़ देगा, यानी कि वो मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो गया। सिंपल सा है आपके पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझाने के लिए मुझे डिस्चार्ज समझाना था आपको, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट कवर करना था, ऑफ बाय एग्रीमेंट, वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था परफॉर्मेंस का, और उसके लिए हमें थोड़ा सा ही था कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर आ जाए एग्जाम में तो आप इजीली करोगे। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या स्टडी किया, ठीक है, तो हमने कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट रूल्स हमने स्टडी किए, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उसके रूल्स हमने स्टडी किया। फिर हमने क्या स्टडी किया, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब कब कब जो परफॉर्मेंस होती है वो एंड होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस के द्वारा, या फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, अटेम्प्टेड में टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के द्वारा हमने स्टडी किया। जनरल रूल हमने देखा, सेक्शन के अकॉर्डिंगली 62, हाँ 63 नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, रिसेशन में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, मीन्स वापस ले लेना, ठीक है, एंड देन ऑल्ट्रेशन माने चेंज। रिमिशन का मतलब क्या होता है कि उसको लेसर फुलफिलमेंट, कम फुलफिल करना। नेक्स्ट हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 टाइप्स हैं, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल में तो सिंपल है, ड्यू डेट पर ही हमें लगता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है, सॉरी इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलेगी, हमें उसके कंडक्ट से पता चलेगा, परफॉर्मेंस से। और एंटिसिपेटरी में हमें एक्सप्रेसली, ठीक है, डेट से पहले या तो वो जो पार्टी है खुद इन्फॉर्म करती है, या उसके कंडक्ट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर सिंपल सी है, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी चूज करती है कि अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा हानि हुई है, तो वो जाके लीगल एक्शन लेती है, अगर नहीं तो वो अपने उसको एंड कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है।
ठीक है, ये हमने आज की क्लास में टॉपिक कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ स्टडी करते रहो। सो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट है आज की क्लास में? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आप ये नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो बताइए जिज्ञासा, आपने अटेंडेंस ले ली है? तो ठीक है, मैं इसको एंड कर रही हूँ। मैम ले ली। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, बाकी हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट क्लास में एंड